एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव जो होता है इंग्लिश में, वो हिंदी में विशेषण होता है। तो विशेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर में। इससे भी क्वेश्चन अब तक ज़रूर पूछे गए हैं, कई बार टेट में और 68-500 में भी आई थिंक इससे क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण से। तो जैसे संज्ञा सर्वनाम इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से विशेषण भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण, क्योंकि हिंदी जो ग्रामर है हमको बिल्कुल कंप्लीट करनी है। हमको हिंदी ग्रामर का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी ग्रामर जो है वह एस्टेट में 20 नंबर की है और 20 नंबर बहुत होते हैं। तो हमको जो 20 नंबर का एक सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि 20 में से 19 नंबर भी ना आए, पूरे 20 नंबर आने चाहिए। इसलिए व्याकरण का, ग्रामर का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कंप्लीट ग्रामर पूरी करनी है हिंदी की, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विशेषण। तो विशेषण की पहले परिभाषा जान लेते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, लाल, हरा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, एक, दो आदि। ये क्या है? विशेषण के उदाहरण हैं। और विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा हो या सर्वनाम। ऐसा नहीं है कि संज्ञा शब्दों की ही विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी गुण, उसमें गुण भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे गुण ही हो, खराब गुण भी हो सकते हैं। तो गुण, दोष भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, परिमाण भी हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? विशेषण होती हैं। और ये परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये एक सिंपल सी इसकी परिभाषा। आप देखिए, विशेष किसे कहते हैं? विशेषण के अंदर विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार विशेष से ही पूछ लिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि इसमें विशेषण कौन सा है, क्या है। उसमें एक सेंटेंस देंगे, उसमें ये पूछ लेंगे इसमें विशेष कौन है। तो विशेष किसे कहते हैं? विशेष कहते हैं जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर तो विशेषण है, ठीक है, और गीता क्या है? विशेष है, यानी गीता की बताई जा रही विशेषता कि वह सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? ये विशेषण है, और गीता क्या है? ये विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। सिंपल सी एक बात है कि दो ही चीज़ें, एक तो विशेषण है, मतलब जो चीज़ बताई जा रही है कि वह सुंदर है, उसका गुण या दोष या कुछ बताया जा रहा है, लेकिन जिसकी बताई जा रही है वो विशेष से होता है, ठीक है। तो विशेष से पता चल गया। आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे विशेषण शब्द जो है, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जो विशेषण होते हैं वो शब्द जो हैं वो विशेष से कभी कभी पूर्व भी आ सकते हैं और बाद में भी। विशेष से कौन होता है? जिसकी विशेषता की जाती है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है, वो जो शब्द हैं विशेषण, यानी जो जिन शब्द से ये प्रतीत होता है कि ये उसकी विशेषता है, वो शब्द जो है विशेष से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे पहले वाले देखिए आप, थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। तो ये थोड़ा और 1 मीटर, ये क्या है? ये विशेषता है किसकी? विशेष की। जो भी है थोड़ा सा जल लाओ, जल को क्या बताया जा रहा है? थोड़ा सा जल लाओ। 1 मीटर कपड़ा ले आओ, कपड़ा कितना? 1 मीटर। तो ये विशेषता पहले आ गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है विशेषता में यही रंग बताए जाएं, गुण बताए जाएं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक भी विशेषण होते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पूर्व में आए, विशेष से पूर्व में जो विशेषण आते हैं, और बाद वाले देखिए ये है बाद में, ठीक है। यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। देखिए, जो ऊपर अभी हमने पढ़े वो पहले आए थे, विशेष से पहले आए थे, और ये देखिए विशेष से बाद में आए। यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। तो खीरा कैसा है? कड़वा है। रास्ता कैसा है? लंबा है।
तो ये वाले जो विशेषण हैं ये बाद में आए विशेष से, यानी रास्ता क्या हो गया, विशेष से हो गया। खीरा क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो ये आए विशेष से बाद में। और ऊपर अभी जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए ये कपड़े से पहले आया है और जल से पहले आया है। तो ये इसमें क्या होता है, कुछ विशेषण विशेष से पहले आते हैं, कुछ विशेषण विशेष के बाद भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। चलिए विशेषण के प्रकार देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। विशेषण के प्रकार 4 हैं, ठीक है। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक क्या है, यह भी आप आगे देखेंगे कि संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में क्या अंतर है, यह भी आप देखेंगे। पहले गुणवाचक देखते हैं। गुणवाचक विशेषण: जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गुणवाचक यानी जिसके गुण बताए जाएं, चाहे वो अच्छे गुण हो चाहे खराब गुण हो, जो भी हो, गुणवाचक विशेषण में गुण बताए जाते हैं, रूप, रंग बताया जाता है। ये चीज़ें आती हैं गुणवाचक में। उसमें संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। तो जिस शब्द जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो सुंदर फूल हैं, ये उसका गुण है। नगर कैसा है, स्वच्छ नगर है। क्या हो गए, ये गुण हो गए। और देखिए उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं अपितु कोई भी विशेषता है। जैसे कि पहले बताया, गुण का मतलब ये नहीं है कि अच्छा ही गुण बताया जाए, ठीक है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं अपितु कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि गुणवाचक में अच्छाई ही आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ बुराई भी अगर किसी में है, किसी वस्तु की, किसी भी चीज़ की कोई बुराई है, वो भी बताई जाएगी। खरा, खोटा, जैसे अच्छा, बुरा, इस तरह की चीज़ें भी गुणवाचक में ही आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अच्छाई ही आए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रूप, रंग और गुण का बोध होता है गुणवाचक में। और देखिए, ये देखिए समय संबंधी, स्थान संबंधी। जैसे क्या गुणवाचक में क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। समय संबंधी होते हैं, स्थान संबंधी, आकार संबंधी। मतलब वहाँ पे गुण, रूप, रंग अगर ये चीज़ आने तो गुणवाचक है। जैसे नया उसका गुण है, कोई भी वस्तु का नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। और स्थान संबंधी क्या है, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ये क्या होते हैं, स्थान संबंधी विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी। तो यहाँ पर क्या होता है, संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध होता है मतलब कोई भी संख्या बिल्कुल निश्चित होना चाहिए या अनिश्चित भी हो सकती है, ठीक है। अभी वो इसके क्योंकि 2 भेद भी हैं, निश्चित और अनिश्चित 2 भेद भी हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या का बोध होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित, 40 क्या है, संख्या, दोनों क्या है, संख्या, दूसरी क्या है, संख्या है, यानी इसमें संख्या का बोध हो रहा है। अगर संज्ञा या सर्वनाम दोनों ही शब्दों की जो विशेषता बताई जा रही है उसमें संख्या का अगर बोध हो रहा है तो वह संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में भी यही होता है, उसमें भी संख्या बताई जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, संख्या के साथ साथ माप, तौल जैसी चीज़ें भी आती हैं। जैसे उसमें माप तोल का बोध होता है तो वो परिमाणवाचक होती हैं, और जिसमें माप तोल का बोध नहीं होता, केवल संख्या बताई जाती है, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसलिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बहुत ध्यान रखना है कि संख्यावाचक में केवल संख्या आती है, कोई भी विशेष से होगा उसके साथ में संख्यावाचक विशेषण होगा, मतलब संख्या दी होगी तो वह संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन परिमाणवाचक में विशेष के साथ क्या होना चाहिए, माप तौल जैसा वहाँ पे बोध हो रहा हो, उस वाक्य को देखकर माप तौल जैसी चीज़ें आ रही हो सामने, माप तौल का बोध हो रहा हो और उसके साथ में संख्या भी हो, तो क्या होता है, वो परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक में केवल संख्या आती है, वो निश्चित भी हो सकती है संख्या और अनिश्चित भी हो सकती है।
तो ठीक है, संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण देखे हैं, 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। तो हर एक, यहाँ पर दूसरी, हर एक, 40, दोनों, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये क्या है? संख्या का बोध करा रही हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या है? 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। इसके 2 प्रकार भी हैं, वो देखिए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि निश्चित में क्या होता है। सिंपल है, वैसे आप इसको देखकर समझ सकते हैं, नाम से जैसे कि पता चल रहा है। निश्चित, जहाँ संख्या बिल्कुल निश्चित हो, क्लियर हो, कन्फर्म हो संख्या, वो होता है निश्चित संख्यावाचक। जैसे 1, 5, 7, 12, कुछ भी हो सकता है, तीसरा 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, कोई भी संख्या बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए। निश्चित है संख्या अगर, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अगर संख्या निश्चित नहीं है, संख्या का नहीं पता चल रहा है कितनी संख्या है, और संख्या निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कई में तो कई आ गए, कुछ पता नहीं है कितनी संख्या, अनेक में भी कुछ नहीं पता, सब में भी नहीं पता कितने लोग हैं, बहुत में भी नहीं पता, तो कितने क्या है इसमें, जहाँ पर संख्या का पता ही ना हो, निश्चित ही ना हो संख्या, वो क्या होता है? अनिश्चित वाचक संख्या जो होती है, अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, निश्चित और अनिश्चित। और संख्यावाचक में क्या होता है? विशेष के साथ केवल संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है, माप तौल नहीं होना चाहिए। माप तौल जैसा बोध अगर हो रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, वो हो जाएगा परिमाणवाचक। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आपने देखा, अब देखें आप परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता है, उसे परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहले ही बताया है कि संख्यावाचक में विशेष के साथ केवल संख्या का बोध हो, लेकिन परिमाणवाचक में जो वाक्य लिखा हो, उस वाक्य को पढ़ने से ऐसा बोध हो कि इसमें माप तोल जैसी बात आ रही है, नाप तोल की बात हो रही है यहाँ पर, तो और उसके साथ संख्या भी है, तो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी चाहिए। इसमें देखो 2 मीटर संख्या भी आ रही है, और क्या है? मीटर यानी माप की बात हो रही है, मीटर में नापा जाता है कपड़े को। 1 किलो चीनी, तो एक तो संख्या तो आ रही है, लेकिन किलो यानी ये नाप भी है। एक चीनी कितने नापी जाती है? किसमें? किलो में मापी जाती है, किलो में, तो किलो भी आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा पानी देना चाहिए, माप एक बताई जा रही है कि थोड़ा पानी देना चाहिए, लेकिन कितना यानी थोड़ा में नहीं पता कितना, तो ये अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, लेकिन परिमाणवाचक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माप बताई जा रही है कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो ये हो गए परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी बिल्कुल संख्यावाचक की तरह निश्चित और अनिश्चित होते हैं। जैसे आप देखें अभी, परिमाणबोधक जो विशेषण है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे संख्यावाचक में होता है बिल्कुल सेम, परिमाणबोधक में भी वैसा ही होता है। तो निश्चित में जैसे कि नाम से पता चल रहा है 2 सेर गेहूँ, तो यहाँ पर 2 कन्फर्म है ना, 2 संख्या जो है बिल्कुल निश्चित है, कन्फर्म है, लेकिन उसके साथ ही माप तौल भी आनी चाहिए। तो सेर जो है ये एक माप है। 5 मीटर कपड़ा, तो 5 एकदम कन्फर्म क्लियर संख्या है, और मीटर क्या है? माप है। संख्या के साथ माप का भी बोध हो, माप तोल का भी बोध हो, तो वो परिमाणवाचक होती है। और संख्या अगर कन्फर्म क्लियर है तो वो निश्चित परिमाणबोधक शब्द होंगे, यानी विशेषण होंगे। कपड़ा कितना? 5 मीटर, ठीक है। 1 लीटर दूध, यानी लीटर में माप हो गई लीटर, और कितनी? 1 लीटर, यानी कन्फर्म है, निश्चित है कि 1 लीटर। तो ये हो गए सभी निश्चित परिमाणबोधक विशेषण, यानी संख्या निश्चित हो और उसके साथ में परिमाण का भी बोध हो, वो होते हैं निश्चित परिमाणबोधक विशेषण। अब देखिए अनिश्चित में क्या होता है? अनिश्चित में भी वही होता है, लेकिन संख्या जो है इसमें कन्फर्म नहीं होती। वही बात है कि संख्या निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणबोधक होगा। उदाहरण देखें, जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम कुछ परिश्रम आदि। थोड़ा पानी और अधिक काम कुछ परिश्रम, जिसमें किसी भी माप की जो माप हो, जैसे थोड़ा पानी, तो उसमें माप की है थोड़ा पानी, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं पता कितना थोड़ा, कोई माप नहीं है उसकी। और अधिक काम, कितना काम और अधिक काम, कुछ नहीं पता, कुछ परिश्रम, कुछ संख्या जो है ये तो अनिश्चित ही होती है, कुछ नहीं पता इसमें। तो परिमाणबोधक विशेषण अधिकतर
भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। जो परिमाण बोधक विशेषण होते हैं वो अधिकतर किनके साथ यूज होते हैं? तो भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। संज्ञा वाले वीडियो में आपने देखा है कि वहाँ पर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, उनके साथ जो है अधिकतर, ऐसा नहीं हमेशा हर वाक्य में नहीं होता, लेकिन अधिकतर क्या होता है, जो द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनके साथ परिमाणबोधक विशेषण का प्रयोग होता है, अधिकतर ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसको, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। जैसे कि सर्वनाम के वीडियो में आपने देखा होगा कि सर्वनामिक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत इसमें प्रकार भी होते हैं। वो आपने सर्वनाम के जो हिंदी का शायद पिछला ही वीडियो सर्वनाम का है, तो आप उसमें देख सकते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द, ध्यान से देखिएगा, जब कोई सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं ये आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण की शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, यानी सर्वनाम शब्द हो और संज्ञा से पहले आए लेकिन वह विशेषण की तरह हो, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तो वह सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम जो शब्द आपने बहुत सारे देखे हैं पिछले वीडियो में, जो शब्द है वो सर्वनाम हो लेकिन वो क्या हो, कैसा हो, वो संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह लग रहा हो, उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, देखो वो क्या है, ये वो जो है वह यह, ये क्या है, सर्वनाम तो है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो यहाँ पर देखो आदमी की विशेषता क्या लग रही, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। यहाँ पर विशेषता तो कुशल है, लेकिन कौन शब्द इसको विशेषण की तरह बना रहा, वह जो है, ये जो वह शब्द है ये बना रहा है, तो क्या है, वह आदमी क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर कुशल है एक तरह से देखा जाए, लेकिन क्या बना रहा है, सर्वनाम कौन सा बना रहा है, तो वह आदमी जो है, वह जो है ये बना रहा है इसको कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन सा, यानी सबकी बात नहीं हो रही है, वह आदमी, कौन आदमी, वह आदमी जो है व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, ठीक है, कौन छात्र मेरा काम करेगा, ये नहीं कहा जा रहा है किसी का नाम लेकर नहीं, तो यहाँ पर विशेषता किसकी आ रही, कौन की आ रही, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो ये होते हैं सर्वनामिक शब्द। उपयुक्त वाक्य में वह और कौन शब्द सर्वनामिक जो है विशेषण है। अभी देखिए आप यहाँ से, एक मिनट, पुरुषवाचक और निजवाचक, यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और निजवाचक वो होते हैं जिन शब्दों से पता हो कि पर्सनल जैसी चीज़ें आनी, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, तो खुद जो पर्सनल जैसे भाव आने, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक में जैसे वह होता है पुरुषवाचक, तो जैसे कि अभी आपने ऊपर एक उदाहरण देखा, तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एक बार में ऐसा हो सकता है, जैसे अभी एक ऊपर उदाहरण आया, वहाँ पे जो वह आदमी आया तो विशेषण कौन सा था, पुरुषवाचक, क्योंकि वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। तो एक ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद कभी हो, लेकिन क्या होता है कि ये पुरुषवाचक और निजवाचक, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, मैं अपने आप ये चीज़ कर लूँगा, तो अपने आप, खुद, स्वयं, ये सभी निजवाचक शब्द होते हैं। तो पुरुषवाचक और निजवाचक, ये दो जो सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं, आप पिछले सर्वनाम के वीडियो में देखिएगा आप, पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम, जो भी सर्वनाम होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, कुछ, कोई, है ना, ये सभी आते हैं। तो सभी तरह के बस पुरुषवाचक और निजवाचक, यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे निश्चयवाचक, जैसे आपने पढ़ा पिछले वीडियो में, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए आप कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मूर्ति,
ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ, ये सभी निश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक कोई व्यक्ति, कोई है, कुछ पता नहीं है कौन है, तो कोई अनिश्चयवाचक है। कोई लड़का, कुछ लाभ आदि ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में तो सबको ही पता है कौन, क्या, कैसा, ये सभी चीज़ें आती हैं। प्रश्नवाचक में कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, ये सभी हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक में क्या होता है, जो शब्द मतलब दो वाक्यों को एक तरह से जोड़ने का काम भी करते हैं और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं वहाँ पर कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करे। जिस शब्द से एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध लगे वह शब्द कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे जो होता है, सो होता है ना। तो संबंधवाचक क्या होते हैं, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। यहाँ पर सो भी आ सकता है, ठीक है। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, या जो सोएगा सो खोएगा। सो और वो का एक बार में मतलब एक ही तरह से यूज़ भी कई बार होता है। कई बार सो की जगह पर वह का इस्तेमाल भी होता है, जैसे जो सोएगा वो क्या खोवेगा। तो जो सोएगा सो खोवेगा आना चाहिए, तो सो की जगह पर वह का यूज़ कर दिया जाता है। जो सोएगा वह खोवेगा, तो सो की जगह पर वह का प्रयोग हो जाता है कई बार। तो जो है, सो है, और कई बार तो वह भी आ जाता है। तो ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और ये सभी अगर आ रहे हैं संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं तो सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी पुरुषवाचक और निजवाचक केवल छोड़ दें अगर, तो सभी सर्वनाम जो हैं वो संज्ञा के साथ मिलकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। चलिए देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम पढ़े हैं आपने, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है ये देखिए आप। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि विशेषण के रूप में अगर किसी सर्वनाम का बोध हो रहा है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें क्या है, वह शब्द जो है रथ का विशेषण है। वह रथ आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, रथ आ रहा है। कौन सा रथ, वह रथ आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, रथ का विशेषण आता है, ये सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए आप यहाँ पर संज्ञा से बनने वाले विशेषण, यानी संज्ञा है उससे विशेषण क्या क्या बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ विशेषण यहाँ पर लाए हैं ताकि आपको जो है तो कुछ आइडिया हो सके, आप जो है एग्ज़ाम्स में पहचान सकें। बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे तो अनगिनत हैं, एक मतलब वीडियो में इसको दिखाना संभव नहीं है, लेकिन आपको कुछ आइडिया हो जाएगा इससे। देखिए संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं, संज्ञा से प्रत्यय अगर लगाएं हम तो का प्रत्यय से संज्ञा से क्या विशेषण, अंश एक संज्ञा है, ठीक, अंश एक संज्ञा है। अगर हम उसमें का प्रत्यय लगा दें तो हो जाएगा आंशिक और ये क्या हो जाएगा, विशेषण। धर्म क्या है, संज्ञा है। अगर हम उसमें का लगा दें, यानी का मतलब नहीं, यहाँ पर एक होना चाहिए प्रत्यय। तो वैसे अगर लास्ट में देखें, सब में लास्ट में का लगा है, लेकिन प्रत्यय क्या हुआ, एक प्रत्यय हुआ। अगर प्रत्यय पढ़ें आप तो यहाँ पर एक प्रत्यय होगा, ठीक है। तो धर्म से क्या बन जाएगा, धार्मिक। और देखिए अलंकार संज्ञा है, अलंकार से विशेषण क्या बनेगा, अलंकारिक। नीति से क्या बना, नैतिक। अर्थ से क्या बना, आर्थिक। दिन से बना दैनिक। इतिहास से बना ऐतिहासिक। और देव से बना दैविक। देखिए सब में का लगा है, आप देखें तो सब में का लगा है, लास्ट में सभी में का है। तो सभी में लास्ट में का अगर लगा दें तो वो क्या हो जाते हैं, संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं लास्ट में अगर उनमें का लगा दें और प्रत्यय कौन सा लगा दें, इक लगा दें प्रत्यय, तो वो विशेषण बन जाते हैं। तो आपने ये इक वाले देखे, यानी का था सब में। अब देखें इत वाले, जो अंक है, अंक जो होता है अंक, तो ये संज्ञा होता है अंक। अंक मीन्स क्या होता है, एक अंक मीन्स होता है अंक में संख्या, और एक अंक मीन्स होता है गोद। जैसे गोद होता है माँ की गोद, इसी तरह से एक अंक मीन्स होता है संख्या और एक अंक मीन्स होता है गोद। तो अंक शब्द जो है ये भी संज्ञा है, और हम इसमें अगर इत प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाता है अंकित, जो कि विशेषण है। कुसुम से क्या बनेगा, कुसुमित। सुरभि से बनेगा सुरभित। और ध्वनि से क्या बनेगा, ध्वनित। यानी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि संज्ञा होगा, और अगर उसमें हम कोई प्रत्यय लगा दें तो वह विशेषण बन जाता है।
यानी कुछ या फिर कुछ सर्वनाम शब्द जोड़ दें तो विशेषण बन जाता है। तो आपने इस तरह से एग्ज़ाम्स में अगर आते हैं कि संज्ञा शब्द है, उसमें कोई सा प्रत्यय लगा कर दिया हुआ है, तो आपने बस ये पहचानना है कि प्रत्यय सही कौन सा है। कई बार प्रत्यय भी गलत होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो होते ही नहीं हैं। जैसे आपको पहचानना है, इत प्रत्यय होता है, इत प्रत्यय होता है, या कुछ भी अत प्रत्यय जो है नहीं होता। आप इस तरह से पहचान लें कि कौन सा प्रत्यय सही है, तो आप उसको शब्द को पहचान सकते हैं कि संज्ञा से जो विशेषण बनेगा, अगर संज्ञा से विशेषण बनने के लिए लास्ट में प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, संज्ञा से विशेषण बन जाता है। तो आज की वीडियो में हमने विशेषण को पढ़ा है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल का जो वीडियो आने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है आपका, घास के मैदान से रिलेटेड। आपके उसमें घास के मैदान बताए जाएंगे इम्पॉर्टेंट, कि कौन सा घास का मैदान कहाँ है, और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, जो कि ऐसा कोई एग्ज़ाम से नहीं है जिसमें घास के मैदान से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाला, सो ज़रूर देखें वीडियो। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।